बात उत्तर प्रदेश की भी होगी। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापता वोटर्स को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर विधानसभा क्षेत्र का डेटा बहुत ही बारीकी से देखा। इसके बाद योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वो ग्राउंड पर उतरे और उन लोगों के फॉर्म भरना सुनिश्चित करें जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि योग्य वोटर का नाम लिस्ट से ना छूटे। लापता वोटर्स को खोजकर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। साथ ही एफआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग ने यूपी के लिए एफआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 26 दिसंबर तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। यूपी में एफआईआर को लेकर मुख्यमंत्री लगातार जिलों के दौरे पर हैं। आजमगढ़, वाराणसी, बरेली में एफआईआर प्रोसेस को लेकर सीधा संवाद भी हुआ। गायब वोटर्स की कितनी बड़ी संख्या है, इसे लेकर अधिकारियों से सवाल पूछे गए। अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने की नसीहत और सलाह आप जैसा समझे वो दी गई है। यूपी में एफआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ा दी है। यूपी में एफआईआर की डेडलाइन बढ़ाई गई है। अब 26 दिसंबर तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। 31 दिसंबर ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की तारीख तय की गई है। 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। चुनाव आयोग ने यूपी फॉर्म जमा करने की मियाद 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। एफआईआर पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश को दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग को बताया कि एफआईआर के दौरान वोटर्स की मैपिंग में दिक्कत आ रही है। 2,91,00,000 वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। लापता वोटर्स को लेकर सीएम योगी ने सख्त आदेश भी जारी किए हैं। यूपी में 2,91,00,000 वोटर्स के दस्तावेज नहीं मिले हैं। ज्यादातर लोग अपने पते पर नहीं मिले हैं। इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। यूपी में टोटल वोटर्स में से करीब 19% नाम गायब हैं। अब चुनाव आयोग ने इनके वेरिफिकेशन के लिए 15 दिनों का और वक्त दिया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तारीख बढ़ गई है। हमारे साथ यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ जी हैं। ये आपने चुनाव आयोग से कहा था कि तारीख बढ़ा दी जाए, इसकी क्या वजह? हमारा काम तो लगभग पूरा हो गया उत्तर प्रदेश में, और जो हमने अतिरिक्त अवधि मांगी थी उसकी वजह यह थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19% मतदाता ऐसे चिन्हित हुए जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आना था। ऐसी 5 श्रेणियों में उनको हमने चिन्हीकरण किया है। सबसे बड़ी तो है परमानेंटली शिफ्टेड। इसमें लगभग 1,27,00,000 मतदाता ऐसे थे जो वोटर्स थे किसी जगह, बट अब जब बीएलओ गए तो पता चला ये लोग यहाँ से शिफ्ट करके कहीं चले गए हैं। दूसरी कैटेगरी है अनट्रेसेबल या एब्सेंट वोटर्स की, जिनको पूरे क्षेत्र में घूमने पे वो मिले नहीं, या तो उनके एड्रेसेस सही नहीं लिखे थे या इनकम्प्लीट थे। तो ऐसे लगभग 86 लाख के आसपास लोग हैं। तीसरी कैटेगरीज है जिनको पता लगा कि इनकी अब डेथ हो गई, 46 लाख ऐसे लोग चिन्हित हुए हैं। चौथी कैटेगरी है जिनके बारे में पता चला कि इनका वोट तो कहीं बना हुआ है गाँव में या कहीं और, लगभग 24 लाख ऐसे चिन्हित हुए हैं। 9,86,000 ऐसे चिन्हित हुए हैं जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म लिया है, लेकिन बहुत प्रयास करने पे, बार बार जाने पर भी उनका फॉर्म वापस नहीं आया। तो एक ही तरीके की अवधेशी प्रक्रिया है जो बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी है, वही उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन वहां पर समय सीमा नहीं बढ़ाई गई। यहाँ पर समय सीमा बढ़ा दी गई। क्या कारण है? नहीं, समय सीमा अपने आप नहीं बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह से जो वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने लिख के मांग की। पहले सरकार को लिखा, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा, फिर उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा है। कोई भी राज्य के लोग अगर ऐसा लिख के देते हैं तो चुनाव आयोग बढ़ाना ही बढ़ाना है। यहाँ क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो मेरी जानकारी आई है, मैंने कई लोगों से बात की अफसरों से, कि बोले कि अब जैसे ये गाजियाबाद के ऐसे कई क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ वैशाली वसुंधरा के बहुत सारे क्षेत्र हैं, साहिबाबाद के क्षेत्र हैं, कि एक एड्रेस पर बहुत सारे लोगों के नाम थे, लेकिन अब उनका पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, उनके मोबाइल नंबर नहीं है। वो ढूंढने की कोशिश हो रही है कि ये कहाँ गए हैं सब लोग। उसमें बहुत सारे सब्जी बेचने वाले आए होंगे, रिक्शा चलाने वाले आए होंगे, 2003 से उनका नाम होगा, वो कहाँ चले गए। तो इसके लिए वक्त मांगा गया। तो पहले 11 तक बढ़ाया गया, फिर 16 तक बढ़ा है, अब फिर से मांग हुई है बढ़ाने की। तो जब आप मांग करेंगे तो बढ़ता है, क्योंकि 2,91,00,000 है। यूपी का चुनाव 2027 में होना है। पश्चिम बंगाल से इस प्रकार की मांग आएगी तो चुनाव आयोग को बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब मुख्यमंत्री ही इस प्रकार से आक्रामक है, सर, कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो वहां की समस्या अलग है, बहुत सीधा सा है। लेकिन यह है कि इसके बाद इस प्रक्रिया का परिणाम यह है कि धीरे धीरे
हमारे मतदाता का सूची है उसका एक विशेष शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें जैसा आप ही ने कहा, इसमें प्रक्रिया है कि किसी का नाम छूट जाए तो अंतिम समय तक भी वो नाम उसकी प्रक्रिया में जुड़ता रहेगा, इसलिए किसी को इससे भयभीत इसलिए नहीं केवल होना बीएलओ की ही नहीं बल्कि बीएलए की भी बड़ी भूमिका है, बूथ लेवल एजेंट्स की भी बड़ी भूमिका है। बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की और गृह मंत्री अमित शाह की। अंडमान दौरे पर जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं। अंडमान के विजयपुरम में अमित शाह और मोहन भागवत स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, साथ ही उनके गीत का विमोचन करेंगे। वीर सावरकर की प्रसिद्ध कविता सागरा प्राण तलमाला की 116वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सावरकर ने यह कविता 1909 में मराठी भाषा में लिखी थी। अंग्रेजों ने 1911 में सावरकर को काला पानी की सजा सुनाई थी और अंडमान के सेल्युलर जेल में बंद कर दिया था। यहां उन्होंने 10 साल तक काला पानी की सजा काटी थी। हालांकि बाद में उन्हें रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया। साल 1924 में फिर उन्हें जेल से रिहा किया गया था। सावरकर की जेल यात्रा का एक बार फिर से चर्चा में आना, मोहन भागवत तो जा ही रहे हैं, अमित शाह का भी वहां पर पहुंचना, और लगातार ये वो तैयारी है जो सरकार कोशिश कर रही है, जो आरएसएस लगातार कोशिश करती रही है। सावरकर भी देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे और कांग्रेस इसे शुरुआत से नकार रही है। देखिए, सावरकर का जो है उसके दो पक्ष हैं। वो निश्चित रूप से पहले क्रांतिकारी थे, 10 साल अंडमान में रहे, जेल गए, वो सारी चीज़ें हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व की जो धारा है उसके वो अकेले आइकॉन हैं जिनको स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। तो जाहिर है कि मोहन भागवत जी संघ प्रमुख हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनका भी बैकग्राउंड संघ का और उसी विचारधारा का है। तो अपने अगर विचारधारा के आइकॉन की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं या उनके गीत की वो मनाते, उसमें क्या कांग्रेस से पूछती नहीं है ना कि किसने स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया। कांग्रेस क्यों, दोनों तथ्य हैं, वो भी तथ्य है, वो भी तथ्य है। 10 साल वो काला पानी में रहे, वो भी तथ्य है। उसका जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी वो भी तथ्य है। कांग्रेस उस तथ्य को लेती है, बीजेपी और संघ इस तथ्य को लेते हैं। तो ये तो जो तथ्य जो सूट करता है जिसको, उसके हिसाब से। अब नेहरू जी को लेकर बीजेपी सवाल नहीं पूछती, वो उनके तथ्य को ले, और कांग्रेस नेहरू जी को डिफेंड करती है। तो अपने अपने आइकॉन को के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और जो उससे सहमत नहीं वो सवाल पूछना, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो डेमोक्रेसी का एक वो है। अवधेश जी, देखिए, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि सावरकर जी के बारे में मतलब एक अद्भुत व्यक्तित्व शायद धरती पर दूसरा होना बहुत कठिन है। कि ये जो कविता है, आप उनके मतलब 40 पुस्तकें तो उनकी मार्केट में उपलब्ध है कि उस काली कोठरी में रखते हुए नाखून बढ़ा के दीवार पर जो है लिखना और उन कविताओं को याद करना और कैदियों को रटा देना कि कविता मरे नहीं। वही जो अभी तो मोहन भागवत जी शायद सरसंघ चालक बनने के बाद पहली बार अंडमान जा रहे हैं और अमित शाह जी दूसरी बार जा रहे हैं। वहाँ की एक संस्था है जिसने इस गीत का विमोचन कराने की बात इन लोगों से की थी। अब गीत की केवल कुछ पंक्ति सुनाता हूँ ये। और उन्होंने अंग्रेजी में 40 बताया था कि 40,000 पन्ने से ज़्यादा मराठी में लिखा है, 15,000 पन्ने से ज़्यादा अंग्रेजी में लिखा है और लगभग 5,000 के आसपास पन्ने हिंदी में लिखा है। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के का संघर्ष उन्होंने लंदन से ही शुरू किया था। और उनके आज़ादी के जो संकल्प होते थे उसमें चौथा संकल्प ये होता था सभी से कि भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा बने और देवनागरी लिपि राष्ट्रलिपि हो। तो ये जो है कुछ पंक्ति मैं सुना देता हूं, इस खबर को थोड़ा समय देना चाहिए। मुझे हिंदी में, मुझे ले चलो हे सागर, मुझे मेरी मातृभूमि ले चलो, मेरी आत्मा उससे दूर पीरा में है। हे सागर, क्या मैंने तुम्हें हमेशा मेरी माता के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते नहीं देखा? क्या तुमने मुझे अन्य देशों में जाने के लिए नहीं बुलाया था, प्रकृति की प्रचुरता देखने के लिए? मेरी माता का हृदय पीड़ा और अनिश्चितता से भर गया था हमारे बिछुड़ने की खबर सुनकर। फिर तुमने उससे एक पवित्र शपथ ली थी, मुझे मेरे अपनी पीठ पर उठाकर मेरी शीघ्र मेरा तो पक्ष ये है सर, जिस नाम से कांग्रेस को एलर्जी है उस नाम को सरकार कैसे अपना आइकॉन बना रही है, उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आएगी? कांग्रेस में भी सर, मैं अगली खबर की तरफ बढ़ूंगी क्योंकि जब रिएक्शन वहां से आएंगे तब इस खबर को और ज्यादा भूमिका पहले से ही है इस विचारधारा की। बिल्कुल है, कांग्रेस की आपत्ति भी पहले से ही है और विचारधारा के नहीं है भाई, हिंदुत्व की विचारधारा के आइकॉन सावरकर पहले नहीं, सुभाष बाबू उनसे मिलने गए, कौन क्रांतिकारी नेता उनसे नहीं मिला है? गांधी जी ने उनके रिहाई के लिए पत्र लिखे, सर खबर गोवा की माना, सुभाष बाबू ने माना, कहाँ माना? नहीं, सुभाष बाबू ने माना।